कराची यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट प्रिपरेशन में जीके में सोलर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके एमसीक्यूज़ देखेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि सूरज है, सूरज के अराउंड जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके हवाले से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, जनरल साइंस से रिलेट करते ये टॉपिक, मतलब हर स्टूडेंट बता सकता है। तो प्राइमरी लेवल के बच्चे ही बता देते हैं, तो आप तो फिर भी बड़े हो गए इस हवाले से। तो दैट्स एन इजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। चूँकि अच्छा 8 प्लैनेट्स इस तरह से हैं कि शुरू के जो 4 हैं प्लैनेट्स हमारे पास, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक टेरीन है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है इनको। और दे आर ऑल्सो नोन एज इनर प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज 4। उसके बाद अगले जो 4 हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इन्हीं को हम गैस जाइंट्स भी कहते हैं, चूँकि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, आप देख सकते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, इसके बाद भी प्लैनेट्स हैं हमारे पास। देयर आर प्लैनेट्स आफ्टर दिस एज वेल। इसके आगे भी हमारे पास कुछ प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम उनको फिर कौन से प्लैनेट्स का नाम देते हैं? दे आर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। उनको प्लैनेट की लिस्ट से हमने निकाल दिया, हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया। वो बहुत सारे हैं। उनमें हमारे पास प्लूटो सबसे पहले आता है। प्लूटो के आगे भी है कुआर, एक प्लैनेट है कुआर। एक प्लैनेट है सेटना। एक प्लैनेट है एरीज। एक प्लैनेट है होमिया। एक प्लैनेट है मेक। तो दीज आर, और भी होंगे, मतलब बार बार डिस्कवर होते रहते हैं। तो उसके आगे का पूरा इलाका, नेपच्यून से आगे, जो नेपच्यून से आगे का पूरा जो पोर्शन है ना, उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड काइपर बेल्ट। इस काइपर बेल्ट के अंदर बहुत सारे स्मॉल प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनको ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। उनको हम प्लैनेट्स की लिस्ट में शुमार नहीं करते। दैट्स वाई अगर पूछा जाए कि कितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, तो हम 8 नाम लेते हैं। 4 इनर हैं, 4 आउटर हैं। बात समझ में आ गई? तो 8 आंसर करेक्ट है इसका। फर्स्ट एमसीक्यू इसका। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? सबसे पहले किसने बताया था कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है? ए, निकोलस कोपरनिकस। ही वॉज द मैन जिसने सबसे पहले बताया था कि अर्थ सूरज के अराउंड घूमती है, सन के अराउंड घूमती है। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का। इसने हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था। हीलियो का मतलब होता है सन, के सूरज बीच में है, ऐसे एक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट उसने पेश किया था। निकोलस कोपरनिकस से पहले जो है ना, वो ये कॉन्सेप्ट चलता था, जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स से मुराद, जियो मीन्स क्या होते हैं? जियो मीन्स अर्थ, के अर्थ सेंटर में है। लेकिन निकोलस कोपरनिकस वो पहले बंदे थे जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया कि अर्थ नहीं, सूरज सेंटर में है और बाकी तमाम प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड इवॉल्व करते हैं। इसी के नाम से, निकोलस कोपरनिकस के नाम से ही पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट आया CN के नाम से, जिसको हम कहते हैं कॉपरनेशियम। तो ये निकोलस कोपरनिकस के नाम से एक एलिमेंट आपको मिलेगा, कॉपरनेशियम। तो वो इस बंदे के नाम पर है जिसने आज से तकरीबन 400 साल पहले दुनिया को बताया कि अर्थ सूरज के अराउंड घूमती है। तो ये सेकंड का आंसर ए हो गया। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, चलो शुक्र है आता है। ओके, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज कॉल्ड जुपिटर। यस, जुपिटर हमारा जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यू कैन सी हियर।
सबसे बड़ा प्लैनेट, एंड द मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 500 टाइम्स दैट ऑफ सन, सॉरी 500 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। 500 अर्थ जुपिटर के अंदर समा सकते हैं। इतना बड़ा साइज़ है जुपिटर का, इतना बड़ा है ये हमारे अर्थ के मुकाबले में। और इसी जुपिटर के अंदर एक स्पॉट दिखता है हमें रेड कलर का उसी में, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट इसके सबसे मशहूर फिजिकल फीचर है। एक लाल सा धब्बा है जो असल में तूफ़ान है, एक साइक्लोन है जो 200 सालों से चल रहा है जुपिटर के अंदर बहुत हाई वाइंड स्पीड्स के साथ। तो ग्रेट रेड स्पॉट या जाइंट रेड स्पॉट जो है ना वो इसके अंदर होता है जुपिटर में। सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। अभी तो आसमान में सर्दियों में दिख रहा होता है नॉर्मल। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यस, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी जो है सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, स्मॉलेस्ट है। तो बिगेस्ट बोले तो जुपिटर है, स्मॉलेस्ट बोले तो मर्क्यूरी है। पढ़ा तो याद है बचपन में ये सब? दोबारा पढ़ो को वही पढ़ना पड़ रहा है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? इट इज ऑल्सो मर्क्यूरी, द फर्स्ट प्लैनेट इट इज। तो मर्क्यूरी यू नो इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे करीब है। और फारदेस्ट प्लैनेट बोले तो नेपच्यून। नेपच्यून इज द फारदेस्ट वन। ठीक है, नेपच्यून इज द फारदेस्ट वन, सिंपल। विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? उनमें सबसे ठंडा? देखो इसका अक्सर बच्चे क्या लगाते हैं, इसका अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो नेपच्यून कह रहे होते हैं, लेकिन नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है, यूरेनस है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि नेपच्यून बीइंग द 8th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड देयरफॉर द वन फर्देस्ट फ्रॉम द सन, सबसे दूर वही है। हैज़ द कोल्डेस्ट एवरेज टेम्परेचर अराउंड -214 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका एवरेज टेम्परेचर इस प्लैनेट का। ऑन द अदर हैंड यूरेनस बीइंग द 7th प्लैनेट, यूरेनस जो है वो 7वां प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, farthest from sun, holds the record for the coldest temperature reached with a record of -224 degree centigrade. Now Uranus is the coldest planet in our solar system. मतलब जो नेपच्यून का हाईएस्ट लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड है वो इतना है, और जो यूरेनस का रिकॉर्ड किया गया वो -224 है। इस वजह से यूरेनस अगरचे सबसे दूर नहीं है सूरज से, लेकिन वो कोल्डेस्ट प्लैनेट में शुमार किया जाता है। तो नेपच्यून नहीं लगाना है, इसको याद रखिएगा, यूरेनस ऑप्शन लगेगा करेक्ट। तो बहुत सारे बच्चे इसके नेपच्यून लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। Which is the hottest planet in our system? वीनस। मार्स तो बहुत ठंडा है। देखो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट समझो ना, अर्थ है ना, अर्थ से पहले जो प्लैनेट है वो गर्म है, और अर्थ के आगे जाएंगे मार्स जुपिटर तो ठंडे होंगे ना भाई। मार्स तो बहुत ठंडा है अर्थ से। मर्क्यूरी नहीं है, ये वजह इसके पीछे बता रहा हूँ। मर्क्यूरी जबकि नियरेस्ट है। रीज़न क्या है? वीनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर। चलो मैं इसको ऐसे ही बताते हूँ, डायरेक्ट पढ़ के नहीं, आप घर पे खुद पढ़ लेना। वीनस के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। वीनस सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेयर जो है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की बहुत मोटी तय है इसके सरफेस के ऊपर, चूँकि वोल्केनोज बहुत ज़्यादा है इसके सरफेस पर वीनस में। अब उससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की इसकी मोटी लेयर आ जाती है ना, अब जो भी हीट आती है सूरज की वीनस में वो ट्रैप हो जाती है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इस वजह से वीनस का टेम्परेचर बढ़ जाता है मरकरी के मुकाबले में, चूँकि मरकरी से तो हीट जो जा रही है ना सन की वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन वीनस में वो हीट ट्रैप हो जा रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा गर्म कर दे रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है इसी चीज़ को, समझ गए? तो वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट। मरकरी का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 600 डिग्री रहता है, 550 600, और वीनस का 750 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 750 to 800 एवरेज टेम्परेचर इसका वर्क रहता है। इतना गर्म है, मतलब लोहा भी डालो तो पिघल जाए, ये टेम्परेचर। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार? लिखा हुआ है वहाँ पे आंसर इसमें, सॉरी, वीनस। वीनस जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड प्लैनेट जो है
सुबह उम्मीद का तारा भी उसको हम कहते हैं, सुबह का सितारा, सुबह का तारा, यही कहलाता है वीनस। क्योंकि ये सिर्फ सुबह और शाम में दिखता है। मतलब मगरिब के टाइम में आपको ये दिखेगा शाम में वेस्ट की तरफ, और आधा एक घंटा दिखेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, डूब जाता है। ये बहुत तेज़ चमक रहा होता है। ये मगरिब के टाइम अगर आप देखोगे ना वेस्ट की डायरेक्शन में शाम के वक्त, तो आपको एक बहुत चमकदार तारा दिखता है वेस्ट में। दैट इज़ नॉट ए स्टार, दैट इज़ अ प्लैनेट वीनस। बिल्कुल इस तरह से अगर आप सुबह के वक्त फजर के टाइम में अगर आप मशरिक़ की तरफ देखोगे, ईस्ट की तरफ, तो उस वक्त भी मशरिक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ जहाँ सूरज शुरू होता है वहाँ पर तारा चमक रहा होता है, बहुत ब्राइट, बहुत बड़ा। दैट इज़ आल्सो वीनस। तो इसलिए उसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। सुबह का तारा है और रात शाम का तारा है। सुबह और शाम में दिखता है, रात में नहीं दिखता ये तारा कभी। नहीं देखा कभी वीनस? देखा है कभी वीनस? इसके लिए एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर होता है स्काई व्यू। गूगल प्ले स्टोर से आप ये स्काई व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको पूरा बता रहा होता है कौन सा प्लैनेट इस वक्त कहाँ पर है। बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं। क्लियर है? विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? तो सबसे चमकदार नहीं, सबसे चमकदार वीनस ही है। सबसे ज़्यादा वीनस। अच्छा, वीनस स्टार नहीं है, वीनस प्लैनेट ही है। कहते हैं उसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बट वो प्लैनेट है। क्योंकि शुरू में तो लोग समझते थे स्टार्स। हाँ, प्लैनेट चमकते नहीं है बट रिफ्लेक्ट तो करते हैं। यस बिल्कुल, अपनी लाइट नहीं होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। बिल्कुल इस तरह से। तो पुराने ज़माने में तो सिर्फ स्टार्स लोग कहा करते थे, और जो प्लैनेट्स होते हैं तो उनको वेंडरिंग स्टार्स कहा जाता था। वेंडरिंग स्टार मीन्स कि ये घूमने फिरने वाले तारे। बाद में गैलीलियो ने बताया कि भाई ये जो स्टार्स नहीं है, दे आर एक्चुअली प्लैनेट्स, जिनको वेंडरिंग स्टार कह रहे हैं। क्योंकि स्टार तो फिक्स होता है, जबकि प्लैनेट्स कीप ऑन मूविंग, तो मूव कर रहे हो। 11 क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी लाल मिट्टी है। इसकी जो मिट्टी है ना, रेत है, वो लाल रंग की है, तो ज़मीन से टेलीस्कोप से देखने पर ये रेड टाइप का दिखाई देता है। दैट्स वाई इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, अपनी लाल मिट्टी की वजह से। तो उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। और मार्स के 2 चांद हैं, ये भी लिखा है मैंने यहाँ पर, एक फोबोस, एक डीमोस है। दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं इसके गिर्द। 12 है, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज द, यस प्लूटो इज द ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि ये 8 प्लैनेट के अलावा है, ड्वार्फ प्लैनेट है। इनर आउटर में नहीं आता, ड्वार्फ प्लैनेट में आता है प्लूटो। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज लॉन्गेस्ट डे और स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट लोएस्ट रेट? मतलब कौन सा प्लैनेट सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है और सबसे स्लो मूव करता है वो अपने एक्सिस में? वीनस। इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन एवरी 243 अर्थ डेज। मतलब उसको एक बार घूमने में ना अपने ऑर्बिट में 243 दिन लगते हैं। मतलब जो 24 घंटे में अर्थ एक बार पूरा घूम जाता है ना रोटेशन में, यही वीनस को 243 डेज लगते हैं। जुपिटर ज़्यादा मूव करता है तेज़ी से। मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन इन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस में। ठीक है, तो उस क्लास से हमारे पास हो गया वीनस, जो सबसे स्लो मूव करता है अपने एक्सिस में। मतलब 1243 का मतलब हो गया 122। मतलब 122 दिन की समझ जाए कि आप इसके अंदर दिन है, 122 दिन का रात है। 122 दिन तक दिन ही चल जाए, फिर 122 दिन तक रात चलेगी। इतना मतलब स्लो मूव करता है ये अपने ऑर्बिट में। विच प्लैनेट रोटेट फास्टर ऑन इट्स एक्सिस एट द शॉर्टेस्ट डे टाइम? जुपिटर। जुपिटर सबसे फास्ट मूव करता है अपने एक्सिस में। 9 घंटे 56 मिनट का एक दिन होता है इसका बस। मतलब एक है जो अर्थ को जो 24 घंटे लगते हैं, इसको जस्ट 9 घंटे 56 मिनट में पूरा एक्सिस कंप्लीट कर लेता है अपना। बहुत फास्ट मूव करता है अपना एक्सिस में। ठीक है। द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड। सूरज के गिर्द सबसे तेजी में कौन सा प्लैनेट मूव करता है? मर्क्यूरी सबसे करीब है, दैट्स वाई। तो 88 डेज लगते हैं उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। मतलब अर्थ एक पूरा रेवोल्यूशन है ना सन के अराउंड, अर्थ को लगता है 365 डेज, 365 दिन।
जबकि यही मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं, पूरा साल हो जाता है इसका 88 डेज में, क्योंकि ये करीब है तो छोटा ऑर्बिट है, जल्दी घूम रहा है। समझ गया? मर्क्यूरी द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द स्लोएस्ट स्पीड, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है इसलिए सबसे स्लो मूव करता है। तो 165 साल लगते हैं उसको, 165 ईयर्स लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा करने में। मतलब 101 सदी से भी ज़्यादा, 165 साल बाद वो एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। 150 से भी ज़्यादा, 1.5 सदी से भी ज़्यादा होगी, इतना टाइम लगता है उसको, एक साल पूरा होता है फिर उसका, क्योंकि उसके ऑर्बिट बहुत बड़ा है ना इलिप्टिकल। अगर आप देखो विच प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ही कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। पानी है, दैट्स वाई वाटर की वजह से ब्लू दिखता है, ये पेल ब्लू डॉट उसको हम कहते हैं। द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, ज़मीन के जुड़वा वीनस को कहा जाता है। रीज़न ये है कि इसकी डेंसिटी, इसका मास, इसका डायमीटर, उसका साइज़ वगैरह वो सब अर्थ के बराबर है, इसलिए इसको सिस्टर प्लैनेट टू अर्थ भी कहते हैं। सिस्टर टू प्लैनेट अर्थ, ज़मीन की बहन कहा जाता है उसको, वीनस को सिस्टर प्लैनेट टू अर्थ, क्योंकि सेम सारे फीचर्स सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि टेम्परेचर का डिफरेंस है कि वीनस इज़ सो मच हॉस्टाइल टू लिव इन, वहाँ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब 700-800 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर। वरना अगर दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा वीनस और अर्थ। अगर आप जब बनाते हैं ना डायग्राम में, तो वीनस और अर्थ को सेम साइज़ के बनाते हैं, बाकी सारे प्लैनेट छोटे बड़े होते हैं अर्थ से। मार्स जो है ना वो छोटा है अर्थ से, काफ़ी छोटा है अर्थ से, डायग्राम में भी आपको छोटा ही दिखता है। द साइंटिस्ट हैव फाउंड सम प्रूफ्स ऑफ वाटर ऑन विच प्लैनेट, मार्स पे कुछ प्रूफ मिला है वाटर का होना है, जमा हुआ पानी है लेकिन वो, और ज़िंदगी आपको पता है जमे हुए पानी में इस्टेब्लिश नहीं होती है, ज़िंदगी वहाँ होती है जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद है। साले तो ज़िंदगी वहाँ पर सिर्फ मिलती है जहाँ पर जो है पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद, इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो वो गोल्डीलॉक्स जोन या फिर हैबिटेबल जोन कहलाता है, जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। गोल्डीलॉक्स साइंटिस्ट का नाम था, उसने बताया था। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे इट इज कॉल्ड मून। अच्छा, सारे प्लैनेट्स के याद रख लें, मरकरी में एक भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस में भी एक भी नहीं है, अर्थ में एक है, मार्स में 2 है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस है, पीछे स्लाइड में चला गया, फोबोस और डीमोस। मार्स के 2 हैं, एक का नाम है फोबोस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक का नाम है डीमोस। जुपिटर के 79 मून्स हैं, सैटर्न की 82 मून्स हैं, यूरेनस के 27 है और नेपच्यून के 14 मून्स हैं। तो बच्चों कुछ समथिंग यू कैन लर्न हेयर। जुपिटर के जो 79 मून्स हैं उनमें से 4 मून का नाम आपको याद रखना है। एक तो नाम रखना है गैनीमेड का नाम रखना है, गैनीमेड इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। एक का नाम है आइयो मल्टी कलर्ड मून है, सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यहीं पाए जाते हैं दुनिया में। मल्टी कलर्ड से बड़ा डिफरेंट, ग्रीन मतलब येलो, ऑरेंज, वाइट, ब्लैक, हर कलर का आपको मिलता है। ये मल्टी कलर मून है, आईओ सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यहीं पाए जाते हैं। आईओ पढ़ते हैं, आईओ लिखते हैं, आईओ सिंपल। नेक्स्ट है कैलिस्टो में बहुत सारे क्रेटर्स हैं, छोटे छोटे, मतलब उसमें ना क्रेटर्स है, क्रेटर्स में तो सुराख हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स आकर इस पर टकराते हैं। क्योंकि आपको पता है जुपिटर के चारों तरफ एस्ट्रॉइड बेल्ट है, तो वो एस्ट्रॉइड्स आकर इस पर टकराते हैं। और चौथा याद रखना है, कैलिस्टो के अलावा आपको यूरोपा भी एक प्लैनेट है, जो एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसमें पानी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जमीन स्टेट में। और इन चारों मून्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है गैलीलियन, यस वेल डन, गैलीलियन मून्स। क्योंकि गैलीली ने सबसे पहले इन मून्स को डिस्कवर किया था, जुपिटर के इन चारों बड़े चांद को। बाकी भी बहुत सारे चांद हैं बट वो छोटे साइज़ के, बड़े ये चारों हैं। सैटर्न के 82 मून्स हैं, इसका सबसे मशहूर जो मून है सैटर्न का, उसका नाम है टाइटन कहा जाता है। टाइटन में पूरा समंदर है पेट्रोल का, मीथेन गैस के बादल होते हैं उसके अंदर, पेट्रोल की बारिश होती है इसमें, दैट इज़ टाइटन। इसके बारे में अगर आप कहीं पढ़ोगे तो, लेकिन दूर बहुत है, ला नहीं सकते वहाँ से।
यूरेनस का तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत मशहूर है। नेपच्यून के 14 मून से, बस कुछ का याद कर लें। क्या प्लैनेट नहीं है, दैट इज अ स्टार। दैट इज स्टार, लकी स्टार कहते हैं, बर्नार्ड स्टार भी इसको कहा जाता है। वो जहाँ पर हीरो की बारिश होती है, डायमंड्स की, दैट इज लकी स्टार। वो सदर वाला लकी स्टार नहीं, लकी स्टार प्लैनेट का, तो सदर में लकी स्टार है, वो अलग है। नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। गैनीमेड हो गया, बी ऑप्शन अभी बताया था। जुपिटर का मून है ये, ठीक है। सोलर एक्लिप्स कब होता है भाई? ये रहा अर्थ, ये रहा सन, दोनों के बीच में मून आ जाता है। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ये डी, अच्छा वो इस तरह हो गया। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ ना। सोलर एक्लिप्स तभी होता है, सूरज गिरन जिसको हम कहते हैं, इस तरह से होता है ना भाई। दैट इज हाउ, यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, मून आ जाता है ना सन और अर्थ के बीच में, तो वो उसको ऑब्स्क्यूर कर देता है, उसकी लाइट। लूनर एक्लिप्स कब होता है भाई? यस, अर्थ आ जाता है सन और उसके बीच में, मून के बीच में, तो इस तरह से। और उसको हम रेड मून, ब्लड मून भी कहते हैं ना उसको हम। ये ब्लड, अच्छा अंधेरा नहीं होता, क्योंकि रात को तो वैसे ही अंधेरा है, तो चाँद के छुपने से अंधेरा नहीं होता, लेकिन वो चाँद जो है ना वो रेड टाइप का हो जाता है, वो रेड हो जाता है, तो उसको फिर लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। वो तो वैसे ही उसकी रोशनी अपनी नहीं है ना, चूँकि ब्लड मून कहते हैं उसको, ब्लड मून। हाँ, अमावस का चाँद नहीं होता, अमावस का चाँद पहली, वो उस चाँद को कहते हैं जब चाँद होता ही नहीं है। वो तो हिंदी में कहते हैं अमावस का चाँद, जिसमें चाँद हो ही नहीं। पहली का चाँद जो होता है ना, तो वो गायब हो जाता है। वो अमावस की रात होती है, अमावस का चाँद नहीं होता है, जब चाँद नहीं दिखता। पूर्णमासी एक होती है, पूर्णमासी की, वो पूर्णमासी कहते हैं 14वीं का चाँद। जब पूरा चाँद पूरा, तो इंडियन कहते हैं पूर्णमासी है, इसमें अब भेड़िया जो है, इंसान भेड़िया बनेगा, वेयरवुल्फ उसमें आता है ना वो हॉरर स्टोरीज में, पूर्णमासी में। तो दैट इज़, तो वो फुल मून कहलाता है। अच्छा, ब्लू मून क्या होता है? ये वंस इन अ ब्लू मून सुना है? वंस इन अ ब्लू मून नहीं सुना है? ब्लू मून कुछ नहीं होता असल में, तभी तो कहते हैं ही कम्स टू माई होम वंस इन अ ब्लू मून। मतलब मेरे घर कभी नहीं आता है, कि ब्लू मून में कहते ही नहीं कभी भी, दैट्स वाई, देखो फिनोमिना ही नहीं, तभी ईडियम आया वंस इन अ ब्लू मून। एक सुपर मून भी होता है। सुपर मून पता है? चाँद जब बहुत बड़ा दिख रहा होता है, एपोजी जब होती है वर्ड। चलो छोड़ो, वो इतना काम नहीं, आप छोड़ो, इसको पढ़ो, 224 छोड़ो, इसको पढ़ो। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय विच कंट्री? यस, स्पेस वॉर रशिया ने जीती थी। यस, क्योंकि सोवियत यूनियन जो रशिया थी उसने सबसे पहले भेजा था, नाम याद रख लीजिएगा, स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 नाम था उसका, उस स्पेसशिप का जो सबसे पहले लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने, स्पुतनिक 1। सोवियत यूनियन मतलब रशिया, USSR। द सन इज मोस्टली कंपोज ऑफ, यस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार्स सारे इसी से बने होते हैं। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सन? ये तो नहीं पता हो। 7 लेयर्स हैं अर्थ सन के। 3 इनर लेयर्स हैं, 4 आउटर लेयर हैं। 3 इनर लेयर में कोर, रेडियोएक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन है, और 4 आउटर लेयर में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन, कोरोना। ये अलग अलग रीजन्स हैं। तो टोटल सन के 7 रीजन से 7 लेयर्स होती हैं सूरज के अंदर। वैसे 7 याद रखें, कोर, रेडियोएक्टिव लेयर, कन्वेक्शन लेयर, और बाकी ये 4 लेयर्स। द विजिबल पार्ट ऑफ सन सरफेस, सूरज का वो पार्ट जिसको आप देख पाते हैं, वो कौन सा है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर हम देखते हैं ना, जो दिखाई देगा, दैट इज फोटोस्फीयर। बाकी क्रोमोस्फीयर वगैरह ये सब लिखा हुआ है, इसमें सारे लेयर्स कहाँ पाए जाते हैं। वो हम जो देख रहे होते हैं ना, सूरज का पार्ट ऊपर है, वो फोटोस्फीयर होता है, जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा होता है। फोटोस्फीयर, जहाँ से लाइट आती है, जो रोशनी देता है।
द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. यस, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ सन से. विच अमंग्स द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सन स्पॉट? इनमें से किसने सूरज में जो धब्बे होते हैं सन स्पॉट्स उसने डिस्कवर? यस, गैलीलियो ने सन स्पॉट्स को डिस्कवर किया था, जो उन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया था, गैलीलियन टेलीस्कोप. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मून लाइट टू रीच अर्थ? चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? जस्ट 1 सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड्स ओनली. जबकि सूरज की रोशनी को कितना लगता है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स. सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड, और चांद की रोशनी को बस 1 सेकंड लगता है, क्योंकि चांद बहुत करीब है और सूरज बहुत दूर है. दैट्स वाई 8 मिनट्स 20 सेकंड्स, और इसमें सिर्फ 1.3 सेकंड्स. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट विच इज़ ड्यू टू. ऐसा क्यों होता है? रोटेशन ऑफ अर्थ किस में? ईस्ट से वेस्ट के वेस्ट से. यस, सी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस जब घूमता है तो फिर हमें अर्थ रोटेट होता हुआ फील होता है, सन रोटेट होता हुआ फील होता है कि वह मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग्रुप हो जाता है, लेकिन असल में वो रुका हुआ है. वो हमारी जो अर्थ है वो असल में मूव कर रही है. द रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ फ्रॉम. अर्थ कैसे रोटेट करती है? गलत, वेस्ट टू ईस्ट. देखो, वेस्ट टू ईस्ट वो करती है, तभी आपको सूरज मशरिक से और मगरिब में ग्रुप होता हुआ दिखाई देता है. अब आपको इसको विजन करो, आपको समझ में आ जाएगा. जब वो उल्टा घूमेगी तो आपको फिर वो सीधा ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूरज. अगर अर्थ अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है ना, तो सूरज आपको वेस्ट से ईस्ट तक जाता हुआ फील होता है, फिर वो रिवर्स हो जाता ना ऑर्डर. सोचो, अभी आपको समझ में आ जाएगा. एक चीज़ को आप यूँ रखो, मतलब एक सन है ना, सन को आप यहीं रखो, आप उसको मूव करवाओ ना एक चीज़ को. अब अगर आप एक चीज़ को ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कराओगे ना, तो ये वाली चीज़ आपको वेस्ट से ईस्ट मूव करते हुए दिखे देगी, यहाँ के लोगों को. और ये चीज़ अगर ईस्ट से वेस्ट मूव, मतलब वेस्ट से ईस्ट मूव करे हुए, तो ये चीज़ आपको ईस्ट से वेस्ट मूव होती दिखेगी. मतलब ये नहीं किया एक्सपेरिमेंट कभी इसका. तो अर्थ बस सिंपल याद रख लो, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, लेकिन सूरज जो दिखता है वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ दिखता है. इस वजह से ये अर्थ की मूवमेंट कह रहे थे कि इस डायरेक्शन में होती है. ये मुश्किल सवाल था. डेज एंड नाइट्स आर कॉस्ड बाय. दिन और रात कब होते हैं? See the earth rotating on its own axis, easy. Who discovered that the earth revolves around the sun? ये तो अभी बताया, Copernicus. If there is no sun, the color of the sky would be. अगर सब कलर बोल दो तुमको. रात के वक्त क्या होता है? कॉमन सेंस वाली बात है. रात के वक्त सूरज नहीं होता तो फिर ब्लैक दिख रहा होता. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो सब बोले तो लोग. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर? बताओ, अर्थ और जुपिटर के बीच में कौन सा प्लैनेट है? अर्थ और मार्स. मार्स जुपिटर. मार्स है यार. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो अर्थ और जुपिटर के बीच में मार्स है ना. फिर तो 1-2 के बच्चा भी बता देगा, पूछेगा. सही में लिटरली. ठीक है, टेल मी. द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलवेज इक्वल एट द. दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? इक्वेटर में. इक्वेटर आपको पता है ना, जो अर्थ के मैप में ग्लोब में बीच से जो लाइन गुजरती है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. इक्वेटर में जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, जितने भी सिटीज़ आते हैं, उनमें दिन और रात साल के 12 महीने बराबर रहते हैं. 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है, सर्दी में भी गर्मी में भी, हर महीने में. लेकिन पाकिस्तान चूँकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, तो वो पाकिस्तान हमारे इक्वेटर में नहीं है, इस वजह से यहाँ दिन और रात अलग अलग है. डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर एट विच. अब हमें पता होना चाहिए कि आपको मैंने बताया तो इक्वेटर में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं. नायरोबी, कीनिया आता है ना उसमें. देखो, ये शहर का नाम है. इंडोनेशिया से गुजरता है इक्वेटर, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता सिटी से नहीं गुजरता है. जकार्ता कहीं और है. लेकिन कीनिया का जो नैरोबी शहर है ना, नायरोबी, जहाँ अरशद, क्या नाम था उनको, जहाँ भी शहीद किया गया है, जो बड़ा चल रहा था, क्या नाम था? अरशद शरीफ को जो शहीद किया गया था, नायरोबी में किया गया था ना.
तो कीनिया में ये बेटा नायरोबी, कीनिया का कैपिटल है नायरोबी, ठीक है। कीनिया में ही नायरोबी है, कीनिया का कैपिटल सिटी है नायरोबी। नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस। स्पेस में जाने वाली पहली खातून कौन सी है? तुक्का। वैलेंटीना टेरेश्कोवा। 16 जून 1963 को ये पहली बार गई थी, पहली खातून वैलेंटीना टेरेश्कोवा। स्पेस में जाने वाली पहली खातून। पहला शख्स जो स्पेस पर गया दुनिया में, बताया था पिछले में, एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। 18 मार्च 1965 को गए थे ये। चांद पर नहीं, स्पेस पर। चांद पर सबसे पहले कौन गया? चलो शुक्र, ये तो पता है। 20 जुलाई 1969 को इंसान चांद पर पहला कदम रखा। अपोलो 11 नाम की जो स्पेसशिप थी उसमें। हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ हैव? 4 लेयर्स है भाई। क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मैंटल है, फिर आउटर कोर, इनर कोर। 4 लेयर्स है अर्थ के। इस तरह से होता है ना भाई, दिस इज क्रस्ट, जिसमें हम रहते हैं, फिर ये मैंटल होता है, फिर ये आउटर कोर है, फिर ये इनर कोर है। अंदर 4 लेयर्स आते हैं ना इस तरह से अर्थ के अंदर। देयर आर 4 लेयर्स, याद रखिएगा। द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नोन एज। क्रस्ट में हम रहते हैं, सतह ज़मीन जो कहलाती है अर्थ क्रस्ट। हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज? अर्थ के एटमॉस्फेयर, फिजा के कितने लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो 1 2 3 4 5 5 लेयर्स हैं हमारे पास। किसमें बच्चों? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर है ना ये, इसी में ओजोन लेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर जिसमें जहाज वगैरह होता है नॉर्मली, स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर है। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स दिखते हैं, शूटिंग स्टार्स दिखते हैं, तारे वगैरह टूटते तारे। थर्मोस्फेयर में ऑरोरा बनता है। ऑरोरा होता है ना भाई, नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है, नॉर्दर्न लाइट्स और चमकते हुए रोशनी होती है। और एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट्स वगैरह, जो लो लाइन सैटेलाइट्स होते हैं ना आपके, ये इसके लिंक, तो वो घूम रहा होता है एक्सोस्फेयर में। तो ये अलग अलग सारी चीज़ें इसके अंदर डायग्राम में। तो टोटल 5 लेयर है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दीज आर द 5 स्फीयर्स। 99% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, ए होगा ना, बी, डी बी, ए कहाँ से? डी एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। वाटर कहाँ से आ गया एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। पता है? नहीं होता। ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर लाई करती है, अभी बताया था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट। ज़मीन के नीचे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? मेटल नहीं, ये सिलिका सबसे ज़्यादा है ज़मीन में। सिलिका में ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट मेटल कहा जाए तो फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर आयरन 55.6% है। पहले पे सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फाइनली फिर आयरन। तो टॉप 4 है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन हो गया ना, सिलिका, सिलिकॉन, तुम लोग ये तो देख रहे हो, ऑक्सीजन देख ही नहीं रहे हो। अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? हवा में नाइट्रोजन है, सिंपल सी बात है। सबसे ज़्यादा फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गॉन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, आर्गॉन है 0.9% और फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे फिजा में, हमारी हवा में। सही है।
द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कायनात में सबसे ज़्यादा हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादा होता है स्टार में, हीलियम कम होता है। सही है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में कहा जाए तो हाइड्रोजन, क्योंकि स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई? देखो ज़्यादातर स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए फ्लाई करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में मौसमी तब्दीली बहुत होती है, बारिशें तूफान जो आते हैं ना वो ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। ट्रोपोस्फेयर में हवा भी तेज़ चलती है तो प्लेन स्टेबल नहीं रह पाते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि वाइंड स्पीड तेज स्टिल होती है, हवा नहीं चलती है ट्रोपोस्फेयर में, और वहाँ पर कोई बारिशें भी नहीं होती है, वेदर कंडीशंस वहाँ कुछ नहीं होती हैं, मतलब 15-20 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद। तो इसलिए क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर पे जितने भी प्लेन्स वगैरह होते हैं, कमर्शियल प्लेन्स वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती हैं। और इसलिए जो ऊपर से जा रहे होते हैं, आपने कभी देखा है प्लेन जा रही होती है और बादल वगैरह नीचे दिख रहे होते हैं, बिजली भी नीचे कड़क रही होती है, और ऊपर से प्लेन उड़ते हुए जा रहा होता है, नीचे दिखा रहे होते हैं खिड़की से, वो नीचे बादल हो रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है नीचे कहीं पर, ऊपर नहीं हो रही होती लेकिन वहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है। क्लियर है? ये 50 क्वेश्चन आई थिंक हैं, काफ़ी हैं।